चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट फोर्थ की ओर। एक बार फिर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीछे वाले एग्जाम्स में जो आए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस जो अभी आरएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। निश्चित ही ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के अंदर सफलता दिलवाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं कुछ पीछे के जो पीवाईक्यूज लेके आया हूं अभी लेटेस्ट के, आप देखेंगे कि साइंस का जो पोर्शन है वो काफी प्रीमियम कर दिया गया है, मैथ का भी पोर्शन काफी प्रीमियम कर दिया गया है। तो आपको यहां से काफी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपकी तैयारी को बूस्ट कर देने वाली है और आपको निश्चित ही आने वाले एग्जाम के अंदर सफलता दिलवाएगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को स्किप करना होता है दोस्तों। चलिए, और मैं आपका अपना कैलाश शर्मा, आपकी रीट में सफलता का हम सफर बनना चाहूंगा मैं आपका। इसीलिए हमने ये आज मुहिम शुरुआत की है। पहला क्वेश्चन, धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में यानी बढ़ते से घटते की ओर। जस्ता है, कैल्शियम है, कॉपर है, पोटेशियम है, सीसा है। ऑप्शन जरूरत भी नहीं है ऑप्शन की। दरअसल ये जो इनकी एक सीरीज है अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको जो सेट किया गया है वो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज बोल देते हैं हम उसको। वो आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। मैं आपको लिख के बता देता हूं। सबसे ज्यादा लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं। मैग्नीशियम के आगे ही है लेकिन यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं आगे लिख रहा हूं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ गया मैग्नीज, मैग्नीज के बाद जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आयरन, आयरन के बाद कैडमियम और कैडमियम के बाद निकेल, निकल के बाद लेड, लेड के बाद टिन, टिन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद गोल्ड और गोल्ड के बाद प्लेटिनम। इन दोनों में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सीक्वेंस रहता है। ऊपर से नीचे आएंगे, इस तरफ आगे नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आप देख लें, जिंक, कैल्शियम, सबसे ऊपर कौन है इसमें, पोटेशियम आया है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम होगा। पोटेशियम से कम रिएक्टिव कैल्शियम आ गया जस्ट नीचे, तो कौन आ गया, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अपना काम हो गया। इसके बाद जिंक, सीसा, कॉपर। जिंक जो है वो यहाँ है, जिंक के बाद यहाँ सीसा, ये लेड है। तो मतलब जिंक और जिंक के बाद आएगा लेड और लेड के बाद कौन आएगा, कॉपर। आपको ये ही आंसर करना है, आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, लेड, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि इन दोनों में खुद में ही डाउट है। निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है इनमें से अभी उठा लेंगे। कॉपर तो बहुत नीचे आता है, आयरन भी काफी नीचे आता है और इनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता। किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता। बैरोमीटर में होता है दोस्तों, स्फैग्नोमेनोमीटर में होता है, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में इसका कोई काम नहीं है, थर्मामीटर में तो होता ही है, सोनोग्राफी में इसका कोई काम नहीं है। निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 3D10 4s1 है। वैसे तो ये काफी आसान है लेकिन फिर भी इसको आप ढंग से कंफर्म करने के लिए हम गलती ना कर दें तो इस तरह का आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 ये रहता है। बट यहां इसने क्या किया, 4s में एक इलेक्ट्रॉन डाला है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन डाला है तो हम इसको एक कर देते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 18 और 2 28 और एक है 29। 29 नंबर पे कौन आता है, तांबा आता है। कौन आता है, कंबर आता है, तांबा आता है, कॉपर। वैसे भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है यानी अर्धपूरित है और अर्धपूरित कक्षक ये सॉरी इसको पूर्ण पूरित करने के लिए अगर 4s2 कर देते तो कॉपर में ये 3d क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो इसको पूर्ण पूरित करने के लिए 3d10 करने के लिए हमने 4s1 किया है। निम्न में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ विक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है। 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है 2015 में भी। देखो दोस्तों, गर्म जल के साथ
मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसी जो धातुएं हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी जो धातुएं हैं, ये गर्म जल के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन रिलीज करती है। सेम कहानी दोस्तों किसके साथ है, कैल्शियम के साथ। तो इस बार क्वेश्चन कैल्शियम का भी आ सकता है, इस बार ध्यान रखना। और साथ में हाइड्रोजन आ गई। हालांकि बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक मींस बोथ रिलीज हीट, दोनों हीट रिलीज करती है। बट होता क्या है, इनफ नहीं है इतनी हीट की हाइड्रोजन जो आग पकड़ सके, इस वजह से हाइड्रोजन के बुलबुले इनके चिपक जाते हैं और ये तैरना प्रारंभ करती है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो तैरना प्रारंभ कर देती है। तो आप इसका उत्तर मैग्नीशियम करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों का विष, चूहों का विष जो है दोस्तों वो है जिंक फॉस्फाइड। क्या है, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड क्या करती है, जब जिंक फॉस्फाइड को चूहे खाते हैं तो चूहे खाने के बाद ये कहा जाती है उनके चूहों के पेट में, और वहां मिलता है इनको एसिड। क्या मिलता है इसको, एसिड मिलता है। तो ये क्या कर लेती है, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेती है और एसिड के साथ रिएक्ट करके गैस बनाती है। इसका क्या नाम है, फोस्फीन। क्या नाम है, फोस्फीन। और फोस्फीन जो है वो जहरीली है तो उससे चूहे मर जाते हैं और इसका फॉर्मूला है PH3। और एक ऐसी गैस और होती है फोस्जीन। क्या नाम होता है जिसका, फोस्जीन। फोस्जीन का फॉर्मूला है दोस्तों COCl2। ठीक है, ये भी जहरीली गैसों में शामिल है फोस्जीन। पोटेशियम धातु को अधिक वायु में, वायु ज्यादा होनी चाहिए। वायु मींस अगर किसी की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, एयर के साथ करवा रहे हो, वायु के साथ करवा रहे हो, इट मींस हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। एयर के साथ रिएक्शन करवानी है तो भी किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। अगर आपने बर्न करवा रहे हो तो भी रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। ध्यान रखना इस बात को, हिंदी में दहन भी होता है। तो अधिक वायु में जलाने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है, पर्याप्त मात्रा है ऑक्सीजन की। अगर पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन की है तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा KO2 क्या बनेगा, ये परोक्साइड है दोस्तों, परोक्साइड नहीं बनता, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, उत्तम श्रेणी का कोयला है। सीटेट 4, अच्छा CET है, सॉरी CET के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। आप CET के क्वेश्चंस पेपर को वहां से साइंस को जरूर देखना दोस्तों, जरूर। सामान्यतः कोयला जो है वो 4 प्रकार का मिलता है। कितने प्रकार का मिलता है, 4 प्रकार का। पीट, पीट के बाद आता है लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद आता है बिटुमिन। क्या आता है, बिटुमिन आता है। बिटुमिन के बाद कौन आता है, एंथ्रेसाइट। कौन आता है, एंथ्रेसाइट। पीट के अंदर सबसे निम्नतम स्तर का 40% से कम कार्बन, 40% से कम कार्बन। लिग्नाइट में 40 से 55% तक कार्बन, 40 से 55% तक कार्बन। विटामिन में 55% से 80% तक कार्बन, 80% तक कार्बन। और इसमें एंथ्रेसाइट में 89 से 96% तक कार्बन होता है। सबसे प्रीमियम क्वालिटी का कार्बन है एंथ्रेसाइट। एक होता है बिटुमेन। क्या होता है, बिटुमेन। बिटुमेन जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सड़क बनाने के लिए। किसका, सड़क बनाने के लिए। क्योंकि ये अपने साथ चीजों को जोड़ के, जब भी एक्स्ट्रा वेस्टेज जो भी मिलाते हैं उनको साथ जोड़ के मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। मैंने आपको ये बिटुमिन्स और बिटुमेन में भेद के लिए बताया है, याद रखना इसको। बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर, नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर का, जिंक का और प्लस में निकल का। किसका, निकल का। कॉपर, जिंक, निकल का, ये रहा। इसी तरह एक होता है रोल्ड गोल्ड। क्या होता है, एक होता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में भी गोल्ड का कुछ भी नहीं होता, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम होता है। और जब गोल्ड की बात आ गई तो एक तो प्रश्न हम पढ़ते ही हैं सारी जगह, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना। F टू आयरन पायराइटीज, आयरन पायराइटीज। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है, मोती हो, संगमरमर हो, जिप्सम हो, अंडे का खोल है, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। याद रखना इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है। देखो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें जो पहला वर्ग है,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये पहली तो है क्षारीय धातु, ये सारी कौन सी धातु है? क्षारीय धातु। और ये दूसरी कौन सी है? क्षारीय मृदा धातु। कौन सी है? क्षारीय मृदा धातु, ये दोनों। तो यहां सीधा आ गया फिर कौन सा? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 272/2022। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? कौन कौन सी है? गैलियम और सीजियम। कौन सी है? गैलियम और सीजियम। ऐसा सा क्वेश्चन दोस्तों जब हमने 26 सितंबर 2021 को जो हमारा रीट का इसका पेपर हुआ था, जिसमें परसेंटेज के बेसिस पे ऐड होना था, वो पेपर में ऐसा सा एक क्वेश्चन आया था, सेम ऐसा सा ही। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप याद रखना। निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बहुलता में मिलती है? अधिकतम बहुलता में कौन सी मिलती है? अधिकतम बहुलता में मिलने वाली है एल्यूमिनियम। अगर अपने बात करें अर्थ के क्रस्ट की, किसकी बात करें? अर्थ के क्रस्ट की। अर्थ का क्रस्ट मतलब है धरती का ऊपर की भूप्रपट्टी। उसमें अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ज्यादा जो मिलती है वो कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट मैंने इसलिए बोला है, इसको हम मेटल नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन है धातु का। किसका क्वेश्चन है? धातु का। और एलिमेंट में तो धातु और धातु दोनों आते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, लगभग 46%। उसके बाद है 2 नंबर पर सिलिकॉन। सिलिकॉन कितनी मिलती है? लगभग लगभग 28%। और थर्ड पे आती है कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना मिलती है? लगभग 8 पॉइंट कुछ कुछ प्रतिशत, लगभग 8% मान सकते हैं। मेटल है तो सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल एल्यूमिनियम क्रस्ट पे। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात है। मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। क्या सूत्र होगा? MgS। क्या होता है? MgS। मैग्नीशियम जो कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। और सल्फर कितना पे आता है? 16 पे। कितने पे आता है? 16 पे। 12 Mg 24। सल्फर आता है कितने पे? 16 32। यहां लिखते हैं क्या? द्रव्यमान लिखते हैं। और ये क्या है? परमाणु क्रमांक है, परमाणु प्रतीक है। MgS के अंदर एक Mg है, इसका मतलब है 24। और एक ही क्या है? सल्फर है, तो इसका मतलब सल्फर कितना? 32। ये Mg और ये सल्फर। 8 चौके 32, 8 3 24 और 8 चौके 32, 3:4 है क्या? ये रहा 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। निर्माण में नहीं होता, काफी पहले का क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल आरबीसी जो है, आरबीसी जो है उसके अंदर क्या मिलता है आपको? हीमोग्लोबिन मिलता है। क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यानी आप कहो तो संकुल यौगिक है। कैसा यौगिक है? संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक भी मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं। संकुल यौगिक है, ये किसका संकुल यौगिक है? इसमें होता क्या है? आयरन। क्या होता है? आयरन। ऐसा ही क्या होता है? क्लोरोफिल। ऐसा ही क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी क्या होता है? हिंदी में लिख देते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक क्या होते हैं? संकुल यौगिक क्या होते हैं? संकुल यौगिक होते हैं कि जिनमें क्या किया जाएगा? लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दान किए जाते हैं। किसको? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। किसको? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर इस तरह की व्यवस्था आपको दिखाई देगी। ये वाले यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जैसे कोबाल्ट है, जिंक है। तो ये क्या बनता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, इनमें इन एलिमेंट्स में खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वहां ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का, वो पूरा पूरा दिया जाता है। तो इस तरह जो यौगिक बनते हैं उन्हें बोलते हैं संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। अच्छा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक होता है 7 और 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7 3। तो इसको तो छोड़ ही दो, ये तो पहले वाले में आ गए। ये तो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है इनका कोई खास रोल नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन ये देखिए 5। अब इसको करने कितने? 8। तो एक ने पार्टनरशिप कर ली, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक ने और कर लिए, कितने हो गए? 7। एक ने और कर लिए 8। इन इलेक्ट्रॉन्स ने कहीं पार्टनरशिप नहीं की, तो ये जो जोड़ा बचा है ना, इसे ही क्या कहते हैं हम?
इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा बचा इसे क्या कहते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन होता है, आयरन। कौन होता है, आयरन। और आयरन की वजह से ही आरबीसी का कलर रेड होता है। अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। 2024 लेटेस्ट साल, आज 1 तारीख को जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, तो उस टाइम ये शायद कल 2 तारीख को अपलोड होगी। पूरा 1 साल हो जाएगा इसको, इस क्वेश्चन को आए हुए को। अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। गलत। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। अधातुओं का उपयोग रूपों में किया जाता है। नाइट्रोजन का किया जा रहा है दोस्तों, फॉस्फोरस का किया जा रहा है। इनका उपयोग हैवी अमाउंट में किया जा रहा है। धातु के कौन से गुणधर्म के प्रयोग से घंटियां तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती है। स्टेनोग्राफर 5/10/2024 को लेटेस्ट। अब देखो, हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम जब तार बनाई जाती है, तार, तो तार हम सोचेंगे कि भाई तन्यता की वजह से है तार, लेकिन यहाँ घंटियां और संगीत वाद्य यंत्र की तारें जो है, उनको तारों का मकसद है पीछे का कहना उसमें आवाज आना। ये आवाज जो आती है ये ध्वन्यात्मक सोनोरस, कौन सी क्वालिटी की वजह से, सोनोरस की वजह से आती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ध्वन्यात्मकता, सोनोरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस या ध्वनिकता, ध्वनिक भी जिसको बोलते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका उत्तर जो डक्टिलिटी है वो गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से सरलतापूर्वक काटी जा सकती है। कौन सी काटी जा सकती है, लिथियम काटी जा सकती है, सोडियम काटी जा सकती है, पोटेशियम काटी जा सकती है। क्वार्टज एक धातु है जो खालिस्तान और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्वार्टज, क्वार्टज जो है एक तरह का क्रिस्टलिन सॉलिड है। किस तरह का सॉलिड है, क्रिस्टलिन सॉलिड है। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड इस तरह के होते हैं कि जिनमें अंदर जो संरचना होती है उनका एक स्पेसिफिक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर जो रेगुलर वही बार बार रिपीट होती है। और अगर नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करो तो उनमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। स्पेसिफिक रेगुलर स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक रेगुलर स्ट्रक्चर, बट नॉन क्रिस्टलिन में ऐसा कुछ नहीं होता। और क्वार्टज इसी का एग्जांपल है, SiO2। यही फॉर्मूला किसका होता है, सिलिका का। किसका होता है, सिलिका का। सिलिका मतलब रेत, सिलिका मतलब रेत, यही क्वार्टज का है। तो सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए हम करते हैं किसका, सोल्डर का। किसका उपयोग करते हैं, सोल्डर बोलेंगे इसको हम। सोल्डर के लिए करते हैं हम शीशे और टिन का। किसका, शीशा और टिन, Pb+SN। और यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, फ्यूज तार के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए भी शीशा और टिन का यूज करते हैं। परसेंटेज अलग अलग होते हैं बस। लोहा निकल और क्रोमियम का मिश्र कहलाता है। लोहा निकल क्रोमियम सॉरी, ये है स्टेनलेस स्टील। ये है ड्यूरेलियम। क्या है, ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम भी एक तरह का मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम। और सर्वाधिक कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। तो आप अगर एल्यूमिनियम का भी नाम आएगा ना तो भी ये सही होगा। अच्छा, स्टेनलेस स्टील यानी कि जिसको हम इस्पात भी बोलते हैं, इस इस्पात में आपको आयरन मिलेगा, इस इस्पात में आपको क्रोमियम मिलेगा, इस इस्पात में आपको निकल मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर कहीं लिखा हो मैग्नीज तब भी सही है, अगर कहीं लिखा हो कार्बन तब भी सही है। ध्यान रखना इसको। किस मिश्र धातु में एक धातु इसके घटक के रूप में होती है, अमलगम। अमलगम मतलब लेटेस्ट है ये, 2022 में आया हुआ। अमलगम मतलब किसी भी धातु को अगर इसके साथ पारे के साथ मिलाया जाए, मिश्रातु बनाई जाए, एलॉय बनाया जाए, तो उसको अमलगम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसका नाम अमलगम है, इंग्लिश में भी अमलगम है। स्टेनलेस स्टील को लोहे में निमन को मिलाकर बनाया जाता है। किस में मिलाकर बनाया जाएगा, देखिए 3/12/2024, एकदम लेटेस्ट, एक एक साल भी नहीं हुआ। निकल क्रोमियम तो है ही, लोहे में लोहा नहीं आएगा, लोहे में शामिल किसको किया जाता है, निकल क्रोमियम तो है ही, कार्बन तो है ही। ए कार्बन आएगा, मैंने आपको कहा था कार्बन अगर गिवन हो तो कार्बन को हमें करना है। मैग्नीज भी गिवन है तो मैग्नीज भी आएगा। A B D सही उत्तर इसका 4 नंबर होगा। सही नंबर उत्तर क्या होगा, मैग्नीज न भी गिवन न भी दिया हो तब भी सही होगा। मैग्नीज को छोड़ देना उस टाइम, मैग्नीज को ऐसे नहीं पकड़ना, मैग्नीज दिया नहीं तो इसका हमें बोनस मिलेगा, ऐसी कोई कहानी नहीं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को।
एक धातु के क्रिस्टल घनीय जालक के रूप में है। एकक कोष्टिका का जालक नियतांक 2.88 एंगस्ट्रॉम है। धातु का घनत्व 7.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 100 ग्राम धातु में एकक कोष्टिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए या क्या होगी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एकक कोष्टिकाएं होती क्या है या घनीय जालक क्या होता है? कोई भी ठोस के अंदर परमाणु किस तरह से व्यवस्थित है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर बात अभी हमने की थी, जो क्वार्टर है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो क्रिस्टल ठोस में परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित है, जैसे कि इस तरह मैंने दो एग्जांपल के तौर पे यहाँ बनाए हैं। अगर इसके अंदर इस तरह की व्यवस्था है, जैसे कि मान लो कि सारे अवयवी कण जो है परमाणु कॉर्नर पर है, तो ये एक प्रकार हो गया, ये एक प्रकार हो गया। अगर कॉर्नर की बजाय एक तो केंद्र में है, बाकी कहाँ है, बाकी है इनके फेस के ऊपर, फलक के ऊपर, तो एक ये प्रकार हो गया। इस तरह ये अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और ये जब अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं तो एक निश्चित संरचना बनाते हैं। यही एकक कोष्टिका, इसी ही क्या कहते हैं हम, एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसे ही एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। तो ये पूछ रहा है, अच्छा जालक नियतांक क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये है 2.88 एंगस्ट्रॉम। ये इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, जालक नियतांक बोलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री बढ़िया ढंग से नहीं पढ़ी है, या फिर ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, तो आपको इसको स्किप कर देना ही ज्यादा बढ़िया रहता है, अदरवाइज तो आप इसमें उलझ जाएंगे। ए इज इक्वल टू क्या दे रखी है, 2.88 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। 2.88 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब इसको, ये दरअसल हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 100, ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ हम घनत्व दे रखा है, क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है, तो हम देख लेते हैं 100 ग्राम में कुल कितना आयतन होगा। 100 ग्राम में कुल आयतन देख लेते हैं, उसमें एक कोष्टिका के आयतन का भाग दे देंगे, तो जितना उत्तर आएगा वो मिल जाएगा। तो कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन ज्ञात करने के लिए D इज इक्वल टू mv होता है, और हमें V फाइंड करना है, इसका मतलब m अपॉन D। तो V इज इक्वल टू m कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, D कितना दे रखा है, 7.20। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना इतना आयतन आ गया। अब हमें क्या करना है, ये कुल आयतन हो गया, और एक एकक कोष्टिका का आयतन, एक एकक कोष्टिका आपको किस तरह की दिखाई दे रही है, क्यूब की, तो इसका आयतन हो जाएगा V, एक एकक कोष्टिका का, एक एकक कोष्टिका का आयतन हो जाएगा V इज इक्वल टू a क्यूब। इसका मतलब 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसकी वास्तव में क्या करनी है, क्यूब करनी है। अब देखो कुल आयतन कितना है, 100 डिवाइड बाय 7.20, और भाग देना इसका, तो 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 और 10 टू द पावर 24 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके और 100 से 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपको लगभग मिलेगा 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 प्लस 23, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये सबसे नजदीक है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 के, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा ए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपने तो, अगर नहीं बन पा रहा हो तो स्किप कर देना। तीन तत्व ए बी सी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ए का है 228, बी का है 287 और सी का है 282। 282 8 2 10 और 2 12, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये 8 अष्टक कंप्लीट कर लेगा, तो इसका मतलब ये तो हो गया मेटल। क्या हो गया, मेटल, जिसकी वैलेंसी +2 होगी। और ये वाला 7 है, एक लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, नॉन मेटल है, अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा, अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा -1। और ये तो है ही, ए एक धातु है, बी एक धातु है, नहीं नहीं, सी एक अधातु है, नहीं नहीं, बी एक अधातु है और सी एक धातु है, ये चौथा ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। कौन सा कथन सत्य है, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, नहीं नहीं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, दोनों ही गलत हैं। कौन सा धातु खनिज है, खनिज कौन सा अधातु खनिज है, अधातु खनिज, बॉक्साइट एल्यूमिना से संबंधित है, एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम खुद है, मैग्नीशियम खुद है, जिप्सम CaCO3। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है 3 ppm से अगर ज्यादा हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में आया, 3 ppm से ज्यादा हो तो उस जल को विषैला घोषित किया जाता है। आर्सेनिक भी, अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन ऐसा तत्व है जो जल को प्रदूषित करता है, तो आप बोलेंगे आर्सेनिक। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है, यह है दोस्तों सीसा।
क्या है? सीसा। सीसा जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता है, पेट्रोल में TEL टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि एंटी नॉकिंग रेट जो है वो कम से कम हो पाए, टेट्रा इथाइल लेड। और टेट्रा इथाइल लेड के बाद मिलाया जाता है डाई इथाइल ब्रोमाइड मिलाया जाता है। डाई इथाइल ब्रोमाइड क्यों मिलाया जाता है? ताकि यहां से जो लेड ऑक्साइड बनेंगे उनको वापस वेपोराइज किया जा सके, इंजन में बैठे ना। डाई इथाइल ब्रोमाइड। धातु जो ठंडे पानी से विक्रिया नहीं करती, ठंडे पानी से पोटेशियम कर लेती है, मैग्नीशियम नहीं करती, सोडियम कर लेती है, सीजियम की तो बात ही क्या करनी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ठंडे पानी से विक्रिया नहीं करती। तो दोस्तों अपना जो है वो आज का टेस्ट पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप इसने आपकी तैयारी में काफी बूस्ट किया होगा। आप रेगुलर जो है वो पढ़ते रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करते रहिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78 520 70 976 पर। बाकी आप ऑफलाइन भी आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपको सुविधाएं मिलने वाली है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा।